नमस्कार बच्चों। त्रिविमीय ज्यामिति यानी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ये टॉपिक चल रहा था हमारा। और इसमें पिछले वीडियो में हम 11.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स है ऑलमोस्ट सभी उसी पर बेस्ड हैं। तो जैसे क्वेश्चंस करेंगे फॉर्मूला भी आपके सामने आ जाएगा। तो पहले पार्ट एंगल बिटवीन्स भी हैं। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, यानी जो दो रेखाएं दे रखी हैं, पहला पार्ट जो है उनके बीच, उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा गया है। 2i - 5j + k, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है आपको। 3i + 2j + 6k, और दूसरी लाइन है आपकी दी हुई 7i - 6k + म्यू टाइम्स i + 2j + 2k। यहाँ लैम्डा और म्यू आपकी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। इनके डिफरेंट मान लिए जाते हैं। तो प्रत्येक एक लैम्डा के लिए उस रेखा पे पड़ने वाला एक बिंदु प्रदर्शित होता है। तो ये आपका रेखाएं हैं। तो इनके बीच में कोण पूछा है। तो मैंने फिर से याद दिला दूं, अगर दो रेखाओं के बीच में दो रेखाएं हैं और इनके बीच में थीटा कोण है और पहली रेखा के जो दिक् अनुपात हैं A1 B1 C1 और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हैं A2 B2 C2, तब cos थीटा जो होगा वो होगा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन √A1 का स्क्वायर + A2 का स्क्वायर या B1 का स्क्वायर + C1 का स्क्वायर √A2 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + C2 का स्क्वायर। ये एंगल होता है दो लाइन के बीच में। A1 B1 C1 पहली वाली लाइन के दिक् अनुपात होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज लाइन में मैंने बताया था कहाँ से पता चलते हैं, इससे। तो पहली वाली लाइन की अगर डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है तो A1 की वैल्यू होगी 3, B1 की वैल्यू होगी 2, C1 की वैल्यू होगी 6, A2 की वैल्यू होगी I का जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट है 1, B2 का कोफिशिएंट 2 और C2 का कोफिशिएंट B2 है। तो ये वैल्यूज़ हुई। तो इस तरह से उनके बीच में कोण थीटा cos थीटा का मान होगा 3 × 1 + 2 × 2 + 6 × 2 अपॉन 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर इंटू √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो हुआ 3 + 4 + 12 अपॉन 9 + 4 + 36, और ये हुआ 4 + 4 + 1 यानी 9। तो ये हो गया 12 और 4 16 और 3 19 अपॉन ये बैठा 36 + 4 40 और 49 का √7 और 3 19/21। तो थीटा होगा cos इनवर्स 19/21। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें जो पहली रेखा वो भी वेक्टर फॉर्म में है 3i + j - 2k + लैम्डा टाइम्स i - j - 2k, और दूसरी रेखा है 2i - j - 56k + म्यू टाइम्स 3i - 5j - 4k। तो पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 हुआ आपका 1, B1 हुआ आपका -1, C1 हुआ -2। ये I, J और K के जो कोफिशिएंट्स हैं वही A1 B1 C1 रिस्पेक्टिवली आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं फॉर द फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के इसी तरह से ये हो गया 3, B2 कितना हो गया -5 और C2 हो गया -4।
तो इस तरह से जो एंगल होगा यही वाला फॉर्मूला लगाते हुए ये हो गया 1 × 3 प्लस -1 × -5 प्लस -2 × -4 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो हो गया 5 और 4 2 जा 8, 8 और 8 16 अपॉन 4 + 1 यानी अंडर रूट 6 और ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 16 और 9 और 25। तो 16 और 9 25, 25 और 25 50 अंडर रूट 50। ये हो गया 16 अपॉन ये हो गया ये हो गया 25 का 5 बन के बाहर निकला अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 इसमें से 2 बन गया और अंडर रूट 3 रह गया और ये हो गया 8/5 अंडर रूट 3। तो ये हो गया थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 8/5 अंडर रूट 3। प्रश्न नंबर 11 में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। ये जो इक्वेशंस दी हैं ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हैं, कार्तिक रूप में दी हुई है और इसमें आपको कोण निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा दोनों ही केस में a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर और a1 b1 c1 पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो और a2 b2 c2 दूसरी लाइन के। और जब कार्टेशियन फॉर्म में आपकी इक्वेशन होती है तो उसके जो आपकी इक्वेशन होती है किस फॉर्म में होती है x - x1/a y - y1/b z - z1/c। अगर इस रूप में आपको कोई समीकरण दिया होता है तो a b c उसके उस रेखा के यानी इस रेखा के डायरेक्शन रेशियोज यानी कि दिक् अनुपात होते हैं और दिक् अनुपात ही हमें चाहिए। पर यह ध्यान रख लेना चाहिए कि हमारी जो भी समीकरण है वो इस रूप में दिया है या नहीं। यानी x - 2 मैं इसको एक बार दोबारा लिखूंगी, हालांकि यहाँ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा पर फिर भी ऑलवेज हमेशा इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को रखकर तब कंपैरिजन करके पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट लाइन पे जो दिया हुआ पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियोज़ दिए हैं तो डायरेक्शन रेशियोज़। तो ये हुआ x - 2/2 y - 1/5 और इसको लिखेंगे z -3/3 इस फॉर्म के लिए। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है x - -2/-1 ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये होगी y - 4/8 और z - 5/4। तो अगर अब आप कंपेयर करेंगे तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 5, c1 हो गया -3, a2 हो गया -1, b2 हो गया 8, c2 हो गया 4। और इस तरह से दो लाइन के बीच में एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा हो गया। मैं डायरेक्ट सूत्र लगा रही हूँ, आप को मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। तो a1 b1 यानी 2 × -1 5 × 8 -3 × 4 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 5 × 8 40 -3 4 12 अपॉन 25 + 4 29 29 + 9 38 25 + 9 34 और 4 38 64 65 65 और 16 81 8 8 64
65, 65 और 16 आपके 81 होंगे। 81 का 9 बन के बाहर आ गया, ये √38 ही रहेगा। और ये 40 में से 12 गए 28, में से भी 2 गए 26। तो इस तरह से थीटा होता cos इनवर्स 26/9 √38। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। और इसी तरह से सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है। इलेवेंथ का सेकंड पार्ट यह है x/2 y/2 z/1। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 0/2 y - 0/2 z - 0/1। क्लियरली दिख रहा है 0 0 0, यानी मूल बिंदु इस रेखा पर स्थित है, यानी ये रेखा मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। दूसरी रेखा है x - 5/4 y - 2/1 z - 3/8। तो ये दूसरी रेखा होगी। तो पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक् अनुपात A1 2 है, B1 भी 2 है, C1 1 है, A2 4 है, B2 भी 1 है और C2 8 है। तो अब इनके बीच में कोण 2 × 4 2 × 1 1 × 8 बटे 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और दूसरे में है 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। आठ प्लस 2 प्लस 8 बटे 9, और ये हो गया 64 प्लस 16 प्लस 1 यानी 81। 8 और 8 16 2 18 बटे 3, और ये हो गया 9 2 बटे 3। कैलकुलेट करते हो हमेशा ये देख लेना कि ये मान कभी भी 1 से ऊपर ना हो, क्योंकि cos थीटा का मान 1 से ऊपर कभी नहीं होता और -1 से छोटा कभी नहीं होता। तो इस तरह से cos इनवर्स 2/3 इसका आंसर आया। इसे देख लेंगे, पेपर टेढ़ा हो गया था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं P का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 2 लाइंस दे रखी है 1 - x/3 7 - 14/2p बराबर z - 3/p। और दूसरी रेखा है, ये पहली रेखा थी, ये /2 है, सॉरी। और दूसरी रेखा है 7 - 7x/3p y - 5/1 6 - z/5। ये दोनों रेखाएं, अगर ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, तो आपको दे रखा है L1 और L2 एक दूसरे पर लंब है, यानी 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया था दोनों 2 रेखाएं यदि लंब हो तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग यानी संगत दिक् अनुपात का गुणनफल है, उनका योग 0 होता है। यानी अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होगा। भाई cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन ये था, अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो cos 90 0 हो जाता है। 0 का मतलब ऊपर वाला जो अंश में आता है वो सब 0, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 तो तब निकालेंगे जब ये रेखा उस रूप में होगी। तो पहले इन रेखाओं को, इक्वेशन 1 को, फिर से लाइन 1 को दोबारा लिखते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से x - x1 का फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो इससे बनाया x - 1/-3।
तो इस तरह से इसको हमेशा याद रखिए कि पहले हम इसे प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे। ये y माइनस y1 होना चाहिए, जबकि यहाँ 7 आ रहा है तो यहाँ 7 से भाग देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया y माइनस 2, ऊपर 7 से भाग दिया और नीचे भी भाग दिया। अब ये आया y माइनस y1 अपॉन b, तो अब b1 कितना होगा 2p अपॉन 7। अगर आप डायरेक्टली ले लेते तो ये 2p रह जाता और इससे आपका ये गड़बड़ हो जाता। तीसरा वाला आपका सही है ही, z माइनस 3 अपॉन 2। ये पहली रेखा थी, ऐसे L2 पर आओ। अब यहाँ देख रहे हैं 7 भी है और माइनस भी है, तो इसे ऊपर नीचे -7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा L2 जो होगी x माइनस 1, क्योंकि 7 से -7 से भाग दिया अपॉन -3p अपॉन 7। दूसरे वाला तो सेम है, मैं सही फॉर्म में है, और तीसरे वाले में फिर वही -1 से भाग देंगे इसको, तो ये बन गया z माइनस 6 अपॉन -5। अब कंपेयर करेंगे तो a1 होगा -3, b1 होगा 2p बटे 7, c1 होगा 2, a2 होगा -3p अपॉन 7, b2 होगा 1 और c2 होगा आपका -5। और अब ये कंडीशन लगाएंगे, यानी -3 इंटू -3p अपॉन 7 प्लस b1 की जगह 2p अपॉन 7, b2 की जगह 1 प्लस c1 की जगह 2 और c2 की जगह -5 बराबर 0। तो ये हो गया 3 तिया 9, 9p बटे 7 प्लस 2p बटे 7 -10 बराबर 0। तो ये हो गया 9 2 11, p बटे 7 बराबर 10, p बराबर 70 बटे 11। ये p का मान आपका आया। ये था आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13 में एक 2 रेखाएं दे रखी है, इसमें दिखानी है कि ये एक दूसरे पर लंब है। प्रश्न नंबर 13 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 13 में पहली लाइन है आपकी x, L1 लिख रही हूँ, x माइनस 5 अपॉन 7, y प्लस 2 अपॉन -5, z अपॉन 1। इसको यहीं ठीक करके लिख देती हूँ। वैसे तो ये ठीक सी ही है, बट थोड़ा सा फिर भी हमें हमेशा एक आदत डालनी है कि हम उसे इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। तो a1 हो गया 7, b1 हो गया -5 और c1 हो गया आपका 1। दूसरी रेखा है x बटे 1, y बटे 2, z बटे 3। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये रेखा देखते ही पता चल गया कहाँ से जा रही है, मूल बिंदु से। इसे लिखो या ना लिखो, पर फिर भी एक आदत बना के रखोगे तो गलतियाँ ना के बराबर होगी। तो a2 हो गया 1, b2 हो गया 2 और c2 हो गया आपका 3। और ये दिखाने के लिए कि एक दूसरे पर लंब हैं, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान अगर 0 दिखा दिया तो ये लंब होंगे। तो a1 a2 यानी 7 गुणा 1 -5 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3, 7 - 10 प्लस 3 क्लियरली दिख रहा है ये 0 है। अतः L1 इस परपेंडिकुलर टू L2, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 ये कहता है दो रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस होता ही शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहो या निम्नतम दूरी कहो, एक ही बात है। तो शॉर्टेस्ट, क्योंकि डिस्टेंस हम मान के चलते हैं मैथमेटिक्स में, डिस्टेंस का मतलब होता है वो रेखा जो दोनों पर लंब हो, दोनों रेखाओं पर लंब हो, उस रेखाखंड की लंबाई आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है। तो पहली लाइन जो है L1 मान लेती हूँ, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया r वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस k वेक्टर,
प्लस लेमडा टाइम्स आई माइनस जे प्लस के वेक्टर। दूसरी रेखा है आर वेक्टर बराबर 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस जे प्लस 2k। ये मैंने बताया था दो रेखाओं के बीच में दूरी के लिए दो सूत्र बताए थे। पहली कि अगर वे स्क्यू सिमेट्रिक लाइन हैं, यानी वे रेखाएं ना तो एक दूसरे को काटते हैं और ना ही एक दूसरे पर के समानांतर हैं। तो ऐसे कैसे पता चलता रेखा समानांतर है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, ये कोई भी रेखा को हम किस रूप में लिखते हैं, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर वो वेक्टर है जो रेखा के समानांतर है और बी वेक्टर के जो गुणांक हैं आई जे के गुणांक हैं वो उसके दिक् अनुपात कहलाते हैं उस रेखा के। तो इस तरह से अगर हम देखें पहली वाली रेखा के लिए A1 वेक्टर यानी उस बिंदु के स्थिति सदिश जो उस रेखा से होके गुजरता है तो वो है I प्लस 2j प्लस k, और जिस रेखा के वो समानांतर है B1 हो गया I माइनस जे प्लस के। ए मतलब ये इंटू लेमडा टाइम्स ऑफ जो भी कुछ वेक्टर लिखा है वो B1 वेक्टर मान लिया। ऐसी दूसरी लाइन के लिए A2 वेक्टर हो गया उस बिंदु का स्थिति सदिश जिस बिंदु से होकर वो रेखा गुजरती है और वो है 2i माइनस जे माइनस के, और B2 वेक्टर होगा आपका 2i प्लस जे प्लस 2k। अब ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं या स्क्यू लाइंस हैं, तो इसके लिए B1 और B2 का, अगर B1 और B2 पैरेलल हैं तो दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, वरना नहीं। और B1 B2 कैसे पैरेलल हैं? जब B1 और B2 दो तरीके से पैरेलल हैं, या तो B1 को B2 गुणा कुछ फॉर्म में लिखा जा सकता है, या यूं कह लो B1 और B2 के जो गुणांक हैं या दिक् अनुपात है उनका अनुपात अगर बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं अगर अनुपात A1 B1 C1 तो इसके अनुपात है 1 माइनस 1 1 दिक् अनुपात पहले वाली रेखा के, और दूसरे के अनुपात है 2 1 2। तो 1/2 माइनस 1/1 1/2। क्या तीनों बराबर हैं? नहीं, तीनों बराबर नहीं है, दूसरा वाला बराबर नहीं है। तीनों ही बराबर होंगे तो वो पैरेलल होंगे। इसका सीधा सा मतलब हो गया B1 और B2 पैरेलल नहीं है। जब ये दोनों पैरेलल नहीं है तब इनके बीच में जो दूरी का सूत्र लगता है, डिस्टेंस को जो सूत्र है, मैं सीधा सूत्र लिख रही हूँ, वो आपका होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस B1 क्रॉस B2। आप देख रहे हैं B1 क्रॉस B2, इसे दोबारा से लिख देती हूँ, फॉर्मूला बड़ा गिचड़ पिचड़ सा हो गया। मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो पहले B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, फिर A2 माइनस A1 निकालेंगे, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो B1 क्रॉस B2 और उसका मॉडुलस हम निकालते सारणिक विधि से। B1 वेक्टर क्रॉस B2, B1 ये था आपका, B2 ये था। जब क्रॉस निकालते तो सारणिक विधि से क्या करते हैं, IJ के पहली लाइन में, फिर B1 पहले है तो B1 के जो गुणांक है 1 माइनस 1 1 दूसरी लाइन में, और B2 के गुणांक 2 1 2 दूसरी लाइन में। तो इस तरह से ये हमने बना दिया IJ के, पिछले चैप्टर में कराया था। और ये हो गया 1 माइनस 1 1 और 2 1 2। तो इसको सॉल्व करेंगे। -1 इंटू 2 -2 इंटू -1 माइनस जे, पहली रेखा से खोल रही हूँ, पहली पंक्ति से खोल रही हूँ सारणिक को। 2 -2 प्लस के का होगा 1 -2 यानी प्लस का 2। तो ये आया आपका -3i प्लस 0j
प्लस का 3k। ये आया b1 क्रॉस b2। और अब b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस भी साथ साथ ले दो। और मॉडुलस का क्या तरीका होता है, जो भी गुणांक हैं उनके वर्गों का योग। तो हो गया 18, 9 और 9 18, 18 का मतलब 3√2। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये a1 वेक्टर दिया है, ये a2 वेक्टर है, तो a2 माइनस a1 यानी 2i माइनस j माइनस k माइनस i प्लस 2j प्लस k। 2i माइनस i इज i, माइनस j माइनस 2j इज माइनस 3j, माइनस k एंड माइनस k इज माइनस 2k। ये a2 माइनस a1 वेक्टर हुआ। तो अब आपका a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में तो पहले a2 माइनस a1 लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट में कौन सा पहले कौन से बाद में फ़र्क, क्योंकि दोनों डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। सूत्र b1 क्रॉस b2 पहले लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 क्रॉस पहले लिख सकते हैं। तो ये होगा आपका i माइनस 3j माइनस 2k डॉट माइनस 3i प्लस 0j प्लस 3k। अब जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हो गया माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, माइनस 3 इंटू 0 माइनस 0, माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6, ये बैठा माइनस का 9। तो इस तरह से जो डिस्टेंस था सूत्र के हिसाब से मॉडुलस, मॉडुलस इसलिए होते हैं कि दूरी निगेटिव नहीं होती है। तो ऊपर आया ये माइनस का 9, नीचे क्या, नीचे आया आपका 3√2। तो ये हो गया माइनस 3/√2 यानी 3/√2। ये डिस्टेंस हुआ दो लाइन के बीच में। चाहो तो इसको, क्योंकि नीचे हम रूट के फॉर्म में नहीं लिखते, एक तरीका होता है, हालांकि वहाँ भी छोड़ दोगे तो गलत तो वो भी नहीं है। ये आप इसे इकाई लिखना ना भूलें, इकाई दूरी होती है इकाई में होती है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। और क्वेश्चन नंबर 15 फिर आपका आ रहा है दो, लेकिन अब की बार जो रेखाएं दी है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी है। पहली रेखा x प्लस 1/7, y प्लस 1/ माइनस का 6, z प्लस 1/1। तो ये L1 रेखा है और L2 रेखा दे रखी है x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2, z माइनस 7/1। ये L2 रेखा है। जो दिक् अनुपात है वो 7 माइनस 6 1 और इसके हैं 1 माइनस 2 1। निश्चित तौर पे दोनों पैरेलल नहीं हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है 7 और 1 का अनुपात और माइनस 6 और माइनस 2 का अनुपात बराबर नहीं है। यही बराबर नहीं है तो फिर आगे को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अतः L1 और L2 पैरेलल नहीं है। तो इनके बीच में फिर वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। चूँकि फॉर्मूला अलग अलग याद करने में मुश्किल होगा तो अब यहीं से इसको कन्वर्ट करेंगे। जो जो चाहिए, हमें A1 चाहिए, A1 वेक्टर चाहिए, A2 वेक्टर चाहिए, B1 वेक्टर चाहिए, B2 वेक्टर। तो अब इनको पहले उन प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे हम, पहली लाइन को दोबारा से लिखेंगे, x माइनस माइनस 1/7, y माइनस माइनस 1/ माइनस का 6 और z माइनस माइनस 1/1। तो जो A1 वेक्टर होगा जिस, यानी वो बिंदु जिससे होके जा रहा था, यानी ये जो कोऑर्डिनेट हैं, तो हो गया -1i -1j, तो -j ही लिख देती हूँ, एंड -k। ये उस बिंदु से होके गया, यानी -1 वो फिक्स्ड बिंदु है जिससे वो रेखा होके गई थी। और वो रेखा जिसके दिक् अनुपात 7 - 6 1 है, वो रेखा होगी 7i -6j + 1k। इसी तरह से दूसरी वाली तो आपकी प्रॉपर फॉर्म में लिखी थी, दोबारा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो A2 वेक्टर हो गया
3 5 7 यानी 3i प्लस 5j प्लस 7k और B2 वेक्टर हो गया इसके दिक् अनुपात 1i माइनस 2j प्लस 1k। और अब इस फिर वही अब यही यानी इनमें कन्वर्ट कर लिया ना सेम फॉर्मूला। तो B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 आई जे के 7 माइनस 6 1 बी B2 1 माइनस 2 1। तो ये हो गया माइनस 6 प्लस का 2 माइनस 6 प्लस का 2 यानी माइनस का 4i मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, फिर माइनस का j और ये 7 माइनस 1 यानी 6 माइनस का 6j और फिर ये माइनस का 14 प्लस का 6 यानी माइनस का 8k। और फिर यहीं से B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस माइनस का वर्ग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64। तो ये बैठा आपका 64 और 16 80, 80 और 36 ये बैठा 116। और A2 माइनस A1 पेज बदलना ही पड़ेगा। A2 माइनस A1 भी यहीं निकाल देती हूँ। A2 माइनस 1 3 माइनस माइनस 1 यानी 4i, 5 माइनस माइनस 1 यानी 6j प्लस 7 माइनस माइनस 1 यानी 8k। और अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका D बराबर मॉडुलस A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। चूँकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये पहले ही है ये बाद में, ये पहले या बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। B1 क्रॉस B2। तो पहले हम A2 माइनस A1 जो हमने निकाला था उसकी डॉट प्रोडक्ट दिलाएंगे किससे, B1 क्रॉस B2 से। तो A2 माइनस A1 आया था 4i प्लस 6j प्लस 8k। सारी कैलकुलेशन बाहर कर लो फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये आया था माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k। तो ये हो गया 4 चौक माइनस के 16 माइनस के 36 माइनस के 64 और ये हो गया माइनस का 106 ही हो गया। ये तो एक 116 116 हो गया। ठीक, तो डी हो गया आपका, ऊपर भी आपका ऊपर का आया माइनस 116 और नीचे आपका आया था B1 क्रॉस B2 भी अंडर रूट 16। तो माइनस तो अंडर मॉडुलस से ख़त्म हो गया, अंडर रूट 116 रह गया। और अंडर रूट 116 को अगर आप 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 9 जा 36, तो 4 का 2 बन के बाहर आ गया अंडर रूट 29। तो ये डिस्टेंस हुआ। ये था प्रश्न नंबर 15। आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 जो दे रखा है उसमें दोनों लाइन दे रखी हैं। आर वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस 3j प्लस 2k। ये पहली लाइन दे रखी है। L2 दे रखी है आपकी आर वेक्टर बराबर 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू टाइम्स 2i
प्लस 3j प्लस k वेक्टर। A1 वेक्टर हुआ आपका I प्लस 2j प्लस 3k। B1 वेक्टर हुआ आपका I माइनस 3j प्लस 2k। A2 वेक्टर हुआ आपका 4I प्लस 5j प्लस 6k। B2 वेक्टर हुआ आपका 2I प्लस 3j प्लस k। क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 इनका अनुपात -3/3, 2/1 तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, इसलिए B1 और B2 पैरेलल नहीं हैं। इसीलिए वही सूत्र B1 क्रॉस B2 जो अभी ऊपर करके आए हैं, I J K 1 - 3 2 2 3 1। तो -3 माइनस का 6 माइनस का 9i माइनस j 1 - 4 यानी -3 इंटू माइनस j यानी +3j और ये हो गया 3 + 6 यानी 9k। ये B1 क्रॉस B2 हो गया और B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस हो गया। माइनस का वर्ग मैं प्लस मान रही हूँ 81 + 9 + 81। 9 का वर्ग 9 का वर्ग 3 का वर्ग, तो ये हो गया 81 और 81 162 + 9 यानी √171। प्राइम नंबर है, कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व्ड। और अब आएगा A2 - A1 वेक्टर निकालेंगे। 4 - 1 यानी 3i, 5 - 2 यानी 3j, 6 - 3 यानी 3k। और अब हम बनाएंगे A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये हो गया 3i + 3j + 3k डॉट -9i + 3j + 9k। 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 बराबर रह गया डिस्टेंस 9। तो आपका डी बैठा, ये रहा फॉर्मूला आपका, ऊपर 9 नीचे √171 और 9/√171 ही आपका डिस्टेंस हुआ। 171 तो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 7 और 1 8 3 से जाएगा ये तो 9 से भी तो जाएगा। 19 9 जा 19 19 9 9 जा 81 9 19 9 होता 19 9 9 का 3 बन के बाहर आ गया, 3 तिया 9 3/√19 आएगा। ये से प्राइम नंबर नहीं, 173 होता है प्राइम नंबर, ये नहीं होता, राइट। तो डिस्टेंस 3/√19 आपका डिस्टेंस था। और अभी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये भी आपका वेक्टर फॉर्म में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है, देखकर घबराना ही नहीं, आप देखेंगे बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 - ti जब IJK के फॉर्म में तो वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या किया, वो उस फॉर्म में नहीं है जैसे हम रखते थे, तो हम इसे उस फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी t के कोफिशिएंट एक साथ, IJK के कोफिशिएंट के फॉर्म में दे रखी है, यहाँ t के कोफिशिएंट एक साथ, और तो ये 1i इधर से -2j खोलने के बाद और बिना t वाली टर्म से एक साथ ले रही हूँ और प्लस का 3k। अब यहाँ से -ti + tj -2tk, तो उसमें सब में t जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ बैठेगा माइनस का i प्लस का j माइनस का 2 का k। ये आपकी इक्वेशन उस फॉर्म में दोबारा तोड़कर हुई। तो सिर्फ फॉर्म बदली है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी लाइन पर आएंगे। दूसरी लाइन आपको दे रखी है s + 1 × i 2s - 1 × j
-2s + 1 × k। इसे भी s वाले और बिना s वाले तो +1 का i, माइनस का j, माइनस का k और s के कोफिशिएंट्स होंगे i +2 का j -2 का k। a1 वेक्टर i -2j + 3k, b1 वेक्टर -i + j -2k, a2 वेक्टर i -j -k, b2 वेक्टर i + 2j -2k। इसका अनुपात -1/1, 1/2, -2/2, तीनों में कोई भी बराबर नहीं है। निश्चित तौर पे b1 ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे अभी तक करके आए हैं। सेम टाइप क्वेश्चन b1 क्रॉस b2 सबसे पहले निकालते हैं। i j k -1 1 -2 1 2 -2 सॉल्व करेंगे। अगर ये पैरेलल होती वैसे भी तो b1 क्रॉस b2 अपने आप 0 आ जाता। तो हो गया i का कोफिशिएंट हो गया -2 प्लस का 4 यानी 2 का i, माइनस j होगा 2 और +2 यानी -4j, k का कोफिशिएंट होगा -2 -1 यानी -3k। तो ये था b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग यानी 16, -4 का वर्ग यानी 16, -3 का वर्ग यानी 9 और 2 का वर्ग भी साथ साथ 4 ही लिखते हैं। 16 + 4 20 और ये हो गया 29। अब आते हैं a2 - a1 पर। 1 - 1 यानी 0i, -1 + 2j यानी प्लस का j, माइनस का k माइनस का 3 यानी -4k। और अब करेंगे a2 - a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 यानी 0i + j -4k डॉट 2i b1 क्रॉस b2 -4j -3k। 2 × 0 0, i 0 हो गया और ये माइनस का 4 और +4 3 = 12, 12 - 4 = 8, इसलिए d की वैल्यू हो गई 8/√29 इकाई। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 17, आखिरी क्वेश्चन था। यहाँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें लाइंस पैरेलल हों, तो मेरे ख्याल में शायद जब हम मिसलेनियस करेंगे, विविध प्रश्नावली करेंगे, तो उसमें निश्चित तौर पे कोई क्वेश्चन शायद हो जिसमें पैरेलल हो, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 11.2 जो बेसिकली आपकी बेस्ड है 2 रेखाओं के ऊपर। अगली जो टॉपिक होगा वो प्लेन होगा यानी तल होगा, जो डिफरेंट तल होते हैं, तल का समीकरण किन किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है, किन किन चीज़ों से निकाला जा सकता है और किस किस रूप में, कार्टेशियन और दोनों फॉर्म में हम उसे लिखेंगे और उसकी कुछ कंडीशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक इतना कीजिए। थैंक यू।